आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी पर बेस्ड कंसेप्ट। तो सबसे पहले पढ़ते हैं डोमेन्स क्या होते हैं। डोमेन्स, या इनको हम कह सकते हैं डोमेन्स को ग्रेन्स। तो डोमेन्स क्या होते हैं, ग्रेन्स क्या होते हैं? ये स्मॉल बंडल ऑफ पैकेट्स होते हैं मैग्नेट के। स्मॉल बंडल, इनको हम मानते हैं स्मॉल बंडल ऑफ मैग्नेट। मैग्नेट के छोटे छोटे बंडल्स मानते हैं। तो ये समझो एक मैग्नेटिक मटेरियल हमने लिया, ये मैग्नेटिक मटेरियल मानना, और इसके दोनों जो किनारे हैं उनको जोड़ दिया बैटरी से, इस तरह से। तो ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसके अंदर, इस मैग्नेटिक मटेरियल के अंदर छोटे छोटे पार्टिकल मैग्नेट के बनते हैं, जिनको हम डोमेन्स कहते हैं, स्मॉल बंडल्स ऑफ मैग्नेट। और उनको हम इस तरह से रिप्रेजेंट करते हैं। एक प्लस टर्मिनल होता है उसका, एक नेगेटिव टर्मिनल, एक प्लस टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो इस तरह से छोटे छोटे बंडल ऑफ पैकेट बनते हैं। इन बंडल ऑफ पैकेट्स को हम डोमेन्स कहते हैं। अब देखो, यहां इलेक्ट्रिक फील्ड में एक तरफ सारे पॉजिटिव और एक तरफ सारे नेगेटिव अरेंज किए गए हैं, लेकिन इनके अरेंजमेंट के बेस पर कि कौन कितने प्लस ऊपर हैं, कितने माइनस नीचे हैं, उनके बेस पर मटेरियल के टाइप डिसाइड होते हैं। जैसे मान लो ये डोमेन्स है, तो ये प्लस और ये माइनस, तो मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन एक तीर के द्वारा शो करेंगे हम, और वो प्लस से माइनस की तरफ हो गई। अगर डोमेन्स ऐसे है, एक प्लस और ये ऊपर माइनस, तो मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन प्लस से माइनस की तरफ, ऊपर की तरफ हो गई। ओके, तो मैग्नेटिक मोमेंटम को हमने एक तीर के द्वारा शो किया। इनके बेस पर कि कितने तीर नीचे हैं, कितने तीर ऊपर हैं, उनका कैंसिल मूवमेंट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इनके बेस पर मटेरियल के, मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप डिसाइड होते हैं। अब हम बात करते हैं मैग्नेटिक मटेरियल कितने टाइप के होते हैं। मैग्नेटिक मटेरियल के टाइप क्या हैं? तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं डायामैग्नेटिक। डायामैग्नेटिक मटेरियल। दूसरा होता है आपका पैरामैग्नेटिक मटेरियल। पैरामैग्नेटिक मटेरियल। तीसरा होता है आपके पास फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। और अगले दो और लिख देता हूं मैं इस तरह से, और आगे जगह नहीं इसलिए यहां लिख देता हूं। फेरोमैग्नेटिक के बाद होता है फेरी मैग्नेटिक। फेरी मैग्नेटिक मटेरियल। और एक होता है एंटी फेरोमैग्नेटिक। एंटी फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। तो इस तरह से मैग्नेटिक मटेरियल के अरेंजमेंट होते हैं। हम यहाँ सबसे पहले इनके डोमेन समझाना चाहता हूँ मैं, उसके बाद डिटेल में मटेरियल की हम बात करेंगे। तो थोड़ा सा मैं इस तरह से लिख देता हूँ, इसको थोड़ा और नीचे कर देता हूँ जिससे डोमेन समझाए जा सके। तो ये मैंने रख दिए इस तरह से। यहाँ लिख रहा हूँ मैं, एक होता है फेरी मैग्नेटिज्म, फेरी मैग्नेटिक मटेरियल, और एक होता है एंटी फेरो मैग्नेटिक मटेरियल। तो ये 5 तरह के मटेरियल हो गए। इनमें सबसे पहले अगर हम बात करें डाया, देखो डिटेल में हम पढ़ेंगे थोड़ी देर बाद, अभी केवल मैं डोमेन्स को अरेंज करना सिखा रहा हूं कि डोमेन्स कैसे अरेंज होते हैं। यहां जो डायामैग्नेटिक मटेरियल है, इसमें डोमेन्स इस तरह से होंगे। डोमेन्स की अरेंजमेंट को समझा रहा हूं, उस पर थोड़ा ध्यान दो। ये प्लस और ये माइनस, तो ऊपर की डोमेन्स हो गया इस तरह से, ठीक है। फिर
एक और डोमेन्स दिखाया मैंने, ऊपर प्लस नीचे माइनस, तो नीचे की तरफ डोमेन्स दिखा दिया मैंने। ओके, फिर हमने फिर ये कहानी करी, प्लस नीचे माइनस ऊपर, तो ऊपर की तरफ, मतलब एक ऊपर फिर एक नीचे, फिर एक ऊपर और फिर एक नीचे। तो इस तरह से इसके डोमेन अरेंज होते हैं। तो इन डोमेन्स की अरेंजमेंट के बेस पर इसको हमने नाम दिया डायामैग्नेटिक मटेरियल। अगर हम बात करें पैरामैग्नेटिक मटेरियल की, तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल में डोमेन्स बिखरे होते हैं, प्लस माइनस इस डायरेक्शन में हो गया, प्लस माइनस इस डायरेक्शन में हो गया, प्लस माइनस इस डायरेक्शन में हो गया, कोई पर्टिकुलर डायरेक्शन नहीं होती इसकी, इस तरह से हो गया। तो बिखरे हुए होते हैं, डोमेन्स का एक पर्टिकुलर अरेंजमेंट नहीं होता है यहाँ, तो उसको बोलते हैं हम पैरामैग्नेटिक मटेरियल। ओके, तो डोमेन्स का मैं एक सिंपल अरेंजमेंट समझा रहा हूँ पहले, फिर डिटेल की बात करेंगे। अगला है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होते हैं उनके डोमेन इस तरह से होते हैं, प्लस माइनस हमेशा ऊपर, ये प्लस ये माइनस हमेशा ऊपर, ये प्लस ये माइनस हमेशा ऊपर, और ये प्लस और ये माइनस तीर हमेशा ऊपर। तो ये फेरोमैग्नेटिक का अरेंजमेंट माना गया। अगर हम बात करें फेरी मैग्नेटिज्म का, किसका? फेरी मैग्नेटिज्म। इसमें क्या होता है, इसके डोमेन ऐसे होंगे, समझो ध्यान से, ये प्लस और ये माइनस, ऊपर की तरफ तीर हो गया पहला। ओके, दूसरा तीर आप दिखा दोगे ऊपर प्लस नीचे माइनस, ये नीचे की तरफ कर दिया। ठीक है, तीसरा डायग्राम, अब आप कहोगे सर ये तो ऐसा दिख रहा है, डायमैग्नेटिक की तरफ प्लस माइनस फिर प्लस माइनस। अब ध्यान से देखो तीसरी कंडीशन को, ये प्लस ये माइनस, मतलब इसमें एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा था, यहां एक सीधा दो उल्टे, फिर एक सीधा और दो उल्टे। ये होता है फेरी मैग्नेटिज्म का अरेंजमेंट, एक सीधा दो उल्टे फिर एक सीधा दो उल्टे। एक डोमेन्स का अरेंजमेंट है फेरी मैग्नेटिक मटेरियल का। अगर हम बात करें एंटी फेरो की बात करें, तो ये बिल्कुल डायामैग्नेटिक जैसा होता है, डायामैग्नेटिक जैसा, प्लस माइनस ऊपर, प्लस माइनस नीचे, प्लस माइनस ऊपर, प्लस माइनस नीचे। तो यहां फिर दोबारा से कंफ्यूजन हुआ कि डायामैग्नेटिक और एंटी फेरोमैग्नेटिक के डोमेन सेम है, लेकिन डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के द्वारा रिपेल होता है प्रैक्टिकली, और एंटी फेरोमैग्नेटिक मैग्नेट के द्वारा अट्रैक्ट होता है। तो कुछ और भी प्रॉपर्टीज होंगी जिनके बेस पर इनको डिफरेंशिएट करेंगे। टॉपिक को और डिटेल में सीखने से पहले एक छोटा सा अरेंजमेंट और समझा रहा हूं। जैसे ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है, ठीक है, हमने इसको एक डायामैग्नेटिक मटेरियल माना इस तरह से, ये डायामैग्नेटिक मटेरियल है। ओके, अब इनके अंदर से मैं ये पास कराना चाहता हूं मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस। तो मैंने यहां से मैग्नेटिक लाइन पास की, ये मैग्नेटिक लाइन पास की, ऊपर से निकल गई, ये मैग्नेटिक लाइन पास की, ऊपर से निकल गई, देखो मतलब इसके बाहर से निकल गई। अब मैंने कहा कि ऐसे भेजता हूं जस्ट सामने से, तो मैं जस्ट सामने से भेज रहा हूं मैग्नेटिक लाइंस, तो इसको इसके अंदर से जाना चाहिए, लेकिन ये जैसे ही इसके पास आई इस तरह से रिपेल होकर, जैसे ही इसके पास आई इस तरह से रिपेल होकर बाहर से ही निकलेंगी। तो ये डायग्राम इंडिकेट कर रहा है कि डायामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट के द्वारा रिपेल होते हैं। ओके, अगर यही बात हम पैरामैग्नेटिक की बात करें, किसकी? पैरामैग्नेटिक, इसमें असमानता समझना है। तो ये देखो हमने, ये मैंने बनाया, समझना ध्यान से, पैरामैग्नेटिक मटेरियल, ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल बनाया मैंने, और यहां से मैंने लाइन पास की इस तरह से, तो ये लाइन इसके अंदर से ही पास हुई, ठीक है, ये लाइन इसके अंदर से पास हुई। मैंने यहां से लाइन इस तरह से भेजी बाहर से, इस तरह से बाहर से लाइन भेजी मैग्नेटिक लाइंस, तो ये मैग्नेटिक लाइन बाहर से ना जाके इसके अंदर से अट्रैक्ट हुई इस तरह से। तो ये इस तरह से बाहर से जाने वाली भी अट्रैक्ट होकर अंदर से जा रही है। ये प्रूव कर रहा है
कि पैरामैग्नेटिक मटेरियल के अंदर अट्रैक्शन पावर होती है, ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। लेकिन जब ये हम फेरोमैग्नेटिज्म की बात करेंगे, फेरो की, तो पैरा और फेरो में अंतर समझना थोड़ा सा। ये मैंने यहां बना दिया डायग्राम, फेरोमैग्नेटिक का डायग्राम मैंने यहां बनाया। ये हमारे पास है फेरोमैग्नेटिक मटेरियल और मैंने यहां से लाइन पास की ऐसे, जैसे इसमें ये दो लाइन गई हैं, तो ये इसके अंदर से जाएंगे, ओके। और मैंने लाइन बाहर से पास की तो वो इसके अंदर से ही जाएगी इस तरह से, और लाइन पास की ये इसके अंदर से जाएंगे इस तरह से। यहां से लाइन पास की तो ये अंदर से जाएगी इस तरह से, यहां से लाइन पास की तो ये अंदर से जाएंगी, और ये बहुत सारी लाइन। तो इसमें फिर अंतर क्या रहा, इसमें और उसमें अंतर ये है कि यहां जो लाइन है वो 1 2 3 4 पास हो रही हैं, जबकि इसके अंदर से 1 2 3 4 5 6 7 लाइन पास हो रही हैं। फेरोमैग्नेटिक के अंदर से मैग्नेटिक लाइन और फोर्स ज्यादा पास होती हैं, जबकि पैरामैग्नेटिक में कम पास होती हैं। इसका मतलब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल पैरामैग्नेटिक मटेरियल की तुलना में अधिक स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है मैग्नेट के द्वारा। इसलिए फेरोमैग्नेटिक मटेरियल के बनाए जाते हैं परमानेंट मैग्नेट। अब जनरल प्रॉपर्टी के बेस पर इनको डिसाइड करते हैं। हमें मटेरियल का मैग्नेटिक फैक्टर में चेक करना है। मैग्नेटिक प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था माइकल फैराडे। इन्होंने मटेरियल को डिवाइड किया मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, कि मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर मटेरियल 3 प्रकार के हो सकते हैं। हम अभी 3 ही प्रकार के पढ़ेंगे, बाद में 2-3 एग्जाम्पल और हैं। डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरो, 3 प्रकार के मटेरियल हम पढ़ते हैं। पहला मटेरियल था डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। 3 प्रकार के मोस्टली मटेरियल हमको पढ़ने हैं, डायामैग्नेटिक, पैरामैग्नेटिक और फेरोमैग्नेटिक। सबसे पहले हम बात करते हैं डायामैग्नेटिक क्या होता है, उसके एग्जाम्पल क्या है। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के ये बहुत सारे एग्जाम्पल है हमारे पास। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के हमारे पास ये एग्जाम्पल हैं, सिल्वर है, वाटर है, गोल्ड है, बिस्मिथ है, ठीक है, मरकरी है, डायमंड है। ये इसके बहुत सारे एग्जाम्पल हम पढ़ते हैं। ये सारे एग्जाम्पल डायामैग्नेटिक सबस्टेंस के एग्जाम्पल माने जाते हैं। एक बार और समझ लो एक एक करके, बहुत सारे एग्जाम्पल हैं आपके। ये सिल्वर हो गया, वाटर हो गया, गोल्ड है, बिस्मिथ है, ये बिस्मिथ हो गया, मरकरी है, ठीक है, और डायमंड। ये सारे इसके मोस्टली एग्जाम्पल हैं। दोबारा मैं एक बार रिव्यू कर देता हूँ कौन कौन से एग्जाम्पल हमारे पास प्रेजेंट हैं, ठीक है। फाइनली ये एग्जाम्पल हमारे पास है। इसमें पहला ये जो दिख रहा है वो है कॉपर, दूसरा ये दिख रहा है सिल्वर, तीसरा हमने बता दिया वाटर, अगला बताओ गोल्ड, ये एंटीमनी है, ये बिस्मिथ है, ये मरकरी है, क्वार्ट्ज और डायमंड। ये सभी डायामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं। कौन से सबस्टेंस है ये? डायामैग्नेटिक सबस्टेंस। डायामैग्नेटिक सबस्टेंस हो गई। अब इनकी एक्चुअल प्रोसेस क्या है? ये मैग्नेट के द्वारा हमेशा रिपेल होते हैं। मैग्नेट के द्वारा हमेशा रिपेल होते हैं। अगर हम एक नॉर्थ और साउथ पोल मान लें, एक को नॉर्थ पोल कह दें, एक को साउथ पोल कह दें। अगर नॉर्थ और साउथ पोल मान लिए जाए, नॉर्थ और साउथ पोल मान लिए जाए, तो जो डायामैग्नेटिक सबस्टेंस होते हैं उनमें अगर देखा जाए तो ये डायरेक्शन है इस तरह से मैग्नेटिक फील्ड की। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और उसमें जो मटेरियल रखा होगा उसकी डायरेक्शन हमेशा उल्टी चलेगी। मैग्नेटिक मोमेंटम उसका उल्टा होगा। तो ये एक दूसरे के उल्टे होते हैं, एक दूसरे को रिपेल करते हैं। अगर एक डोमेन सीधा होगा तो एक डोमेन उल्टा मानेंगे, एक डोमेन सीधा होगा तो एक डोमेन उल्टा मानेंगे। एक सीधा
डोमेन और एक उल्टा डोमेन मान के चलते हैं। नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड है, तो जो भी मटेरियल आप रखोगे उसमें मैग्नेटिक मोमेंटम उल्टा होगा, दोनों की डायरेक्शन हमेशा उल्टी चलती है। अब यहाँ हमने कोई मटेरियल रख दिया तो उस मटेरियल को आप चेक करें, वो हमेशा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होगा। जैसे ही हम उसे मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे उसका मैग्नेटिक मोमेंटम साउथ से नॉर्थ की तरफ भागेगा। किधर से किधर भागेगा? साउथ से नॉर्थ की तरफ। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर वो हमेशा साउथ से नॉर्थ की तरफ भागता है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। मतलब मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंटम हमेशा एक दूसरे के उल्टे अरेंजमेंट में होते हैं, उल्टे अरेंजमेंट में होते हैं। मैग्नेटिक फील्ड अगर नॉर्थ टू साउथ है तो मैग्नेटिक मोमेंटम होगा। अगर हम एक लिक्विड फॉर्म में इसको ले लें, किस फॉर्म में ले लें? लिक्विड फॉर्म में। अगर हम इसको लिक्विड फॉर्म में ले लें तो क्या अरेंजमेंट होगा, और नॉर्थ साउथ पोल लगा दें तो इसका लेवल हमेशा नीचे की तरफ भागेगा। देखो ये नीचे की तरफ भाग रहा है, हमेशा लेवल डायमैग्नेटिक सबस्टेंस जो होंगे वो उनका लेवल हमेशा नीचे की तरफ भागता है। तो ये डायमैग्नेटिक सबस्टेंस आपके हो गए। एक छोटा सा एग्जांपल हमको समझना है इसमें। डायमैग्नेटिक जो सबस्टेंस होते हैं, अभी मैंने आपको बताया था कि उनका मैग्नेटिक फील्ड, अगर मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसे है बी तो मैग्नेटिक मोमेंटम सीधा होगा, एक दूसरे के हमेशा उल्टे होते हैं और ये मैग्नेट के द्वारा हमेशा रिपेल होते हैं, वीकली रिपेल्ड है। ये इनके एग्जाम्पल हो गए। और एक डोमेन सीधा होगा, एक डोमेन हमेशा उल्टा चलता है। इस तरह से ये डोमेन चलते हैं और इसमें हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा मटेरियल रिपेल में जाता है। क्या वास्तव में वो रिपेल होता है कि नहीं होता है? ठीक है, नहीं, ये चीज हमको समझनी है कि वो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस क्या है। ये देखो एक डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है जो मैग्नेट के द्वारा हमेशा क्या हो रहा है? रिपेल हो रहा है। कोई भी एग्जाम्पल देख लीजिए, ये देखो रिपेल हो रहा है, मैग्नेट हम लाए तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस रिपेल हो रहा है, यहां से रखोगे तो रिपेल होगा, ये देखो रिपेल हो रहा है। तो इस तरह से डायमैग्नेटिक सबस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में हमेशा रिपेल होते हैं। रिपेल हो रहा है, नहीं हो रहा है? हम टच नहीं कर रहे हैं उसे, अपने आप भाग रहा है। वो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस है वो, और डायमैग्नेटिक सबस्टेंस हमेशा मैग्नेटिक फील्ड के द्वारा रिपेल किया जाता है। इस तरह से देखो रिपेल हो रहा है मैग्नेट, लेकिन वीकली रिपेल्ड होता है, स्ट्रांगली रिपेल्ड में नहीं आते, वीकली रिपेल होते हैं। ये देखो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस रिपेल हो रहा है कि नहीं हो रहा है? हो रहा है। तो डायमैग्नेटिक सबस्टेंस हमेशा रिपेल होते हैं मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर। मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर ये भाग रहे हैं, रिपेल हो रहे हैं, वीकली रिपेल माने जाते हैं। मटेरियल का नाम है पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। क्या होते हैं? पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस के बारे में समझना है, उसके बारे में थोड़ा ध्यान दो। पैरामैग्नेटिक जो सबस्टेंस है वो क्या होते हैं? ये मैग्नेट के जब पास आएंगे तो ये अट्रैक्ट हो गए, देखो अट्रैक्ट हो गए। जब ये मैग्नेट के पास आते हैं तो अट्रैक्ट होते हैं। मैग्नेट के बीच में रखने पर ये हमेशा नॉर्थ से साउथ रुकते हैं, हमेशा ये नॉर्थ से साउथ रुक जाते हैं, उनको हमने पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस नाम दे दिया। यहाँ देखो ये मैग्नेट के पास रखने पर अट्रैक्ट हो गया, तो मैग्नेट के पास जो अट्रैक्ट हो जाए उसे हम बोलते हैं पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस। एक्चुअल में ये है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन और ये है मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन। दोनों की डायरेक्शन इसके लिए सेम होती है। अगर दोनों के लिए इसकी डायरेक्शन सेम होगी तो ये अट्रैक्ट होगा मैग्नेट की तरफ। तो जैसे हम छोड़ेंगे इसको, एल्युमिनियम पीस पैरामैग्नेटिक है तो ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंटम दोनों की डायरेक्शन एक ही होती है। ये देखो हमने मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन दिखाई है, तो ये आपका नॉर्थ से साउथ की तरफ मैग्नेटिक फील्ड होता है और ये मैग्नेटिक मोमेंटम का डायग्राम है। दोनों की डायरेक्शन एक ही डायरेक्शन में होनी चाहिए। ये तरीका है पैरामैग्नेटिक का। तो पैरामैग्नेटिक मटेरियल वो होते हैं जो
मैग्नेटिक फील्ड में रखने पर अट्रैक्ट होते हैं। जब मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगा तो उसके डोमेन्स इस तरह से चारों तरफ बिखरे हुए होंगे, कोई डोमेन इधर जा रहा होगा, कोई डोमेन इधर जा रहा होगा। लेकिन जैसे ही ये मैग्नेटिक फील्ड में अरेंज कर दिए जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में ही मैग्नेटिक मोमेंटम सबके अरेंज हो जाएंगे। जितने भी मैग्नेटिक फील्ड में ये अरेंज करोगे, इनके डोमेन्स मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में अरेंज हो जाते हैं। तो ये मटेरियल होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। कौन कौन से एग्जाम्पल है हमारे पास? एल्युमिनियम है, प्लेटिनियम है, क्रोमियम है, ये सब एग्जाम्पल हैं। एल्युमिनियम, प्लेटिनियम, क्रोमियम, मैग्नीशियम, टंगस्टन, कैल्शियम, ये सभी पैरामैग्नेटिक मटेरियल है में आते हैं। किसमें आती है? पैरामैग्नेटिक मटेरियल में आते हैं। पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो हमने समझ लिया कि कैसे ये रहेंगे, कैसे डोमेन्स बिखरते हैं। ऑल फील्ड में इनके डोमेन्स दिखाई हमको देते हैं। क्या वास्तव में पैरामैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट होता है? ये हमको समझना है। देखो ये पैरामैग्नेटिक मटेरियल दिखाया है और मैग्नेट के द्वारा देखो ये अट्रैक्ट हो रहा है। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो पैरामैग्नेटिक जो मटेरियल है वो हमेशा मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट होते हैं। ये देखो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो रहा है, तो ये मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। ध्यान से देख लो दोबारा से, ये मैग्नेटिक फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। वीकली अट्रैक्टेड होता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस। तो मैग्नेट की जो तरफ अट्रैक्ट होते हैं उनको हम पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं। तो ये पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस आपका जो मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाता है। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस, तीसरा मटेरियल है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अट्रैक्ट होता है मैग्नेट की ओर। तो ये मैग्नेट की ओर अट्रैक्ट हो जाएगा। इसमें क्या होता है, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन है नॉर्थ से साउथ, ये इसका मैग्नेटिक मोमेंटम है, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी, दोनों की सेम डायरेक्शन होगी। और सबसे मजेदार बात यह है कि इनके डोमेन्स सभी एक ही डायरेक्शन में अरेंज होते हैं। सभी डोमेन्स एक ही डायरेक्शन में इनके अरेंज होते हैं और ये बहुत ही अट्रैक्टिव नेचर का होता है। कैसे नेचर का होता है? अट्रैक्टिव नेचर का होता है। फेरोमैग्नेटिक मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में बहुत ही स्ट्रॉन्ग तरीके से अट्रैक्ट होते हैं, तो ये कहलाते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। एग्जाम्पल में हमारे पास ये एग्जाम्पल है। पहला है आयरन, दूसरा है कोबाल्ट, निकेल, स्टील और एलिंको। आयरन है, कोबाल्ट है, बहुत ही स्ट्रॉन्ग उसमें आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में। निकेल है, स्टील है, एलिंको है, ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कहलाते हैं। अगर हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस को मैग्नेटिक फील्ड में रखें तो इनके डोमेन सारे एक ही डायरेक्शन में होंगे और वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में माने जाते हैं। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में माने जाते हैं। क्या वास्तव में फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस इतना स्ट्रॉन्ग होता है कि वो स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो? तो उसके लिए छोटा सा वर्ड समझना होगा आपको, ध्यान से समझें। ये इसके पास एक फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कैसा सब्सटेंस है? फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। ध्यान से देखना चाहिए। ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है और ये है आपकी मैग्नेट। ये आपकी मैग्नेट है और ये फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस है। कॉपर, निकेल, कोबाल्ट फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस में आते हैं। ये देखो अट्रैक्ट हो रहा नहीं हो रहा है, तो अट्रैक्शन पावर बहुत ही स्ट्रांग होती है इसके अंदर। मैग्नेट के लिए जो बहुत ही स्ट्रांग अट्रैक्शन पावर शो करे उसे हम फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कह सकते हैं। अब थोड़ा और समझते हैं डिटेल में। फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस कैसे काम करेगा? ये एक फेरोमैग्नेटिक लिक्विड है और देखो
मैग्नेट की ओर ये कितना तेजी से अट्रैक्ट हुआ है, मैग्नेट डाल दिया वापस लिक्विड हो गया। हमने एक फेरोमैग्नेटिक लिक्विड इसमें भर दिया, पानी में डाल दिया, ये फेरोमैग्नेटिक लिक्विड डाल दिया पानी में, ठीक है। और जब हम मैग्नेट लाएंगे, देखो मैग्नेट नीचे से लगा रहे हैं तो उसकी शेप भी बदल गई, जैसे ही हम बढ़ाते हैं लिक्विड बन जाएगा और जैसे लाएंगे तो वो उसकी एक पर्टिकुलर शेप आ जाती है। तो ये बहुत ही स्ट्रांगली मैग्नेटिक है, देखो अट्रैक्ट हो रहा है, स्ट्रांग मैग्नेटिक फोर्स अट्रैक्शन होता है इसमें, अट्रैक्शन पावर कुछ ज्यादा ही होती है। देखो कितनी अट्रैक्शन पावर है, नीचे मैग्नेट लगा हुआ है, ऊपर मैग्नेटिक सबस्टेंस रख दिया है और वो नीचे के मैग्नेट के द्वारा भी अट्रैक्ट हो रहा है और एक पर्टिकुलर शेप में कन्वर्ट हो रहा है लिक्विड। तो ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस होता है इस तरह से, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस मैग्नेटिक फील्ड में स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होता है, ये स्ट्रांगली अट्रैक्टेड है। ये लिक्विड है लेकिन इसके नीचे मैग्नेट लगा दिया तो उसकी एक पर्टिकुलर शेप है, जैसे ही हम मैग्नेट को उठाएंगे दोबारा से लिक्विड बन जाएगा, देखो लिक्विड बन गया। तो ये फेरोमैग्नेटिक लिक्विड है। फेरोमैग्नेटिक लिक्विड बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अट्रैक्ट होता है, बहुत ही स्ट्रांग तरीके से अट्रैक्ट हो जाता है और इस तरह से हम कह सकते हैं ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है। जब तक ये मैग्नेटिक फील्ड में रहेगा बहुत ही स्ट्रांगली अट्रैक्टेड हो जाता है, ये फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस की प्रॉपर्टी। फेरी मैग्नेटिज्म क्या होते हैं, जब ये भी अच्छे मैग्नेटिक प्रॉपर्टी में अच्छे अट्रैक्शन शो करते हैं, पैरामैग्नेटिक जैसे अट्रैक्शन शो करता था वैसे ही फेरी मैग्नेटिज्म भी अट्रैक्शन शो करता है। बस अंतर यह है कि इसके जो डोमेन्स हैं वो एक सीधा और दो उल्टे होते हैं, एक सीधा और दो उल्टे। एग्जाम्पल में Fe3O4 या फेराइट आपके ये एग्जाम्पल है जो फेरी मैग्नेटिक सबस्टेंस में आते हैं। गुड पैरामैग्नेटिक नेचर रखते हैं, मतलब पैरामैग्नेटिक कैसे दिखाई दे, उसमें अट्रैक्शन पावर थी मैग्नेट की ओर, तो इसमें भी अट्रैक्शन पावर होती है। जो मैग्नेटिक फील्ड है उसी की डायरेक्शन में मैग्नेटिक मोमेंटम होता है, इसलिए अट्रैक्शन पावर तो होगी, अट्रैक्शन पावर है, लेकिन के जो डोमेन्स हैं एक सीधा और दो उल्टे चलते हैं, एक सीधा दो उल्टे चलते हैं, इसका अट्रैक्शन पावर। अगला है आपके पास एंटी फेरोमैग्नेटिक, कौन सा, एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस। जो एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस है उस पर थोड़ा ध्यान लगाओ। एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस जो होते हैं ये क्या है, फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस जैसा ही होगा लेकिन मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो। क्यों जीरो, क्योंकि एक सीधा एक उल्टा, तो ये कैंसिल हो गया आपस में, इसका सीधा है ये उल्टा है तो जीरो हो गया, तो मैग्नेटिक मोमेंटम जीरो होता है। इसमें इक्वल नंबर ऑफ पैरेलल और एंटी पैरेलल डायपोल होते हैं, ये पैरेलल है ये एंटी पैरेलल है, ये पैरेलल है तो ये एंटी पैरेलल, इसलिए ये मटेरियल जो है डायपोल मोमेंट जीरो शो करते हैं, लेकिन स्ट्रांगली अट्रैक्टेड होते हैं। ये भी मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक मोमेंटम की सेम डायरेक्शन होती है, मतलब ये मैग्नेट में अट्रैक्ट किए जा सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर MnO है, Mn2O3 है, MnO2 है, V2O3 है, Cr2O3 है, FeO है, कोबाल्ट ऑक्साइड है, निकेल ऑक्साइड है, ये सभी एंटी फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस कहलाते हैं। ये टाइप थे हमारे पास। अब एक लास्ट टॉपिक इसमें समझना है, वो है क्यूरी टेम्परेचर। क्या क्यूरी टेम्परेचर क्या है? अगर हम बात करना चाहें क्यूरी टेम्परेचर की, तो हमने एक मटेरियल ले लिया, मान लो फेरोमैग्नेटिक है, फेरोमैग्नेट के अंदर जो डोमेन्स थे वो सभी एक ही डायरेक्शन में अरेंज थे, ठीक। अब हमने फेरोमैग्नेटिक जो कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट प्रभाव शो करता है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो करता है,
स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक, हमने दिखाया था कि ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक प्रॉपर्टी शो कर रहा है। क्यूरी टेम्परेचर से ज्यादा टेम्परेचर देने से इसके डोमेन्स बिखर जाते हैं, और डोमेन्स जब बिखर जाएंगे तो वो पैरामैग्नेटिक में बदल जाएंगे। ऐसे करके डोमेन्स बिखर गए तो वीकली अट्रैक्टेड हो गया। तो क्यूरी टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है जिससे ऊपर टेम्परेचर देने से फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। अगर आप टेम्परेचर डाउन कर दोगे, टेम्परेचर घटाना शुरू कर दोगे, क्यूरी टेम्परेचर से कम टेम्परेचर लोगे, तो पैरामैग्नेटिक सबस्टेंस द्वारा से फेरोमैग्नेटिक सबस्टेंस में कन्वर्ट हो जाते हैं। इस तरह से हम ये क्यूरी टेम्परेचर के बारे में पढ़। हमारे पास टॉपिक है पायरो इलेक्ट्रिसिटी। क्या? पायरो इलेक्ट्रिसिटी। तो पायरो इलेक्ट्रिसिटी के बारे में समझें। पायरो इलेक्ट्रिसिटी होती क्या है? एक क्रिस्टल हमको दिया गया है और इस क्रिस्टल को अगर हम हीट करना शुरू कर दें, इस क्रिस्टल को हमने टेम्परेचर देकर हीट करना शुरू कर दिया, हीट देनी शुरू कर दी, तो इसके जो एटम होंगे, इसके अंदर जो आयंस होंगे, वो आयंस इधर उधर भागेंगे, उसमें मोशन आ गया, आयनिक मोशन। आयनिक मोशन आने से, स्पीड बढ़ने से करंट का फ्लो आ सकता है। तो हीट करने पर जिस क्रिस्टल के अंदर करंट फ्लो होना शुरू हो जाए, करंट का फ्लो होना शुरू हो जाए, तो ऐसे क्रिस्टल को हम पायरो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल कहते हैं और इस फिनोमेना को बोलते हैं पायरो इलेक्ट्रिसिटी। एग्जाम्पल के तौर पर टर्मलिन क्रिस्टल, ये टर्मलिन क्रिस्टल है और टर्मलिन जो क्रिस्टल होते हैं वो पायरो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं। तो इस तरह से हम पायरो इलेक्ट्रिसिटी पढ़ सकते हैं। अगला टॉपिक है हमारे पास पायरो इलेक्ट्रिसिटी के बाद, पायरो इलेक्ट्रिसिटी समझ में आ गई। 13-15 कंपाउंड। 13-15 कंपाउंड क्या है? 12-16 कंपाउंड क्या होता है? 13 मतलब 30 ग्रुप का, 30 ग्रुप का एलिमेंट है एल्यूमिनियम, जिसकी वैलेंसी प्लस के 3 होती है। 15 ग्रुप का एलिमेंट है फॉस्फोरस, जिसकी वैलेंसी माइनस के 3 होती है। तो ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 एकम 3, 3 एकम 3। क्या बनेगा फॉर्मूला? AlP, वो हमने लिख दिया AlP। तो 13 का एक बाइनरी कंपाउंड है जिसमें एक एलिमेंट 30 ग्रुप का और दूसरा एलिमेंट ये 30 ग्रुप का एलिमेंट हो गया और दूसरा एलिमेंट 15 ग्रुप का एलिमेंट होगा, तो उसे हम 13-15 कंपाउंड कह देंगे। ऐसे 12-16 कंपाउंड में कैडमियम 12 ग्रुप का है और सल्फाइड 16 ग्रुप का एलिमेंट है। तो एक बाइनरी कंपाउंड जिसमें कि एक एलिमेंट 30 ग्रुप का हो और एक 15 ग्रुप का हो, AlP, वो कहलाएगा 13-15 कंपाउंड। 12-16 कंपाउंड में एक बाइनरी कंपाउंड जिसमें एक एलिमेंट 12 ग्रुप का हो और एक 16 ग्रुप का हो, तो वो 12-16 कंपाउंड कहलाते हैं। पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी क्या है? हमारे पास ये क्रिस्टल है, इस क्रिस्टल को हमने प्रेशर देना शुरू कर दिया, मैकेनिकल स्ट्रेस देना शुरू कर दिया। जब हम इसको ठोकेंगे, पीटेंगे, प्रेशर देंगे, तो इनके आयनों में मोशन शुरू हो जाएगा, ये इधर उधर भागेंगे, और जब ये इधर उधर भागेंगे, इनमें मोशन होगा, तो हम उसे बोलेंगे इसमें करंट का फ्लो स्टार्ट हो गया, पायरो की तरह। इसे बोलते हैं पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल। ये पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल जो होते हैं उसमें क्वार्ट्ज, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट और बेरियम एंड लेड। क्वार्ट्ज, लेड, जिरकोनेट, टाइटेनेट्स और बेरियम और लेड इसकी कैटेगरी में आते हैं। इन क्रिस्टलों का प्रयोग माइक्रोफोन में, अल्ट्रासोनिक जनरेटर में
और सोनार डिटेक्टर के अंदर हम इनका प्रयोग करते हैं पीजो इलेक्ट्रिसिटी के अंदर। हमारे पास एक अरेंजमेंट है, जब आप क्रिस्टल को सप्रेस करोगे, दबाओगे, तो उसमें जैसे हमने पहले डायग्राम में प्रेशर दिया है, तो उसमें जो आयंस होंगे वो एक्सचेंज हो जाएंगे, आयंस का मोशन शुरू हो जाएगा, जिसकी वजह से उसमें करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। हमारे पास एक टॉपिक है पीजो इलेक्ट्रिसिटी। पीजो इलेक्ट्रिसिटी, इसमें दो बात समझाऊंगा, से थोड़ा ढंग से समझना। मान लो ये मेरे पास एक क्रिस्टल है और इस क्रिस्टल को हमने इस तरह से वायर जोड़कर, क्रिस्टल से वायर जोड़ दिया, एक सर्किट लगा दिया, यहाँ ये सोर्स लगा दिया बाहर के लिए। तो हमने देखा कि जब हम इस क्रिस्टल को मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं, मैकेनिकल स्ट्रेस देते हैं, प्रेशर देते हैं, इसे पीटते हैं हथौड़े से। हमने ये हथौड़ा ले लिया, इसे पीटना शुरू कर दिया, इसको ठोकना शुरू कर दिया, स्ट्रेस देना शुरू कर दिया। तो जितना ज्यादा स्ट्रेस हम देते हैं उतनी ज्यादा यहां से करंट बनती है। तो क्रिस्टल को पीटने पर, मैकेनिकल स्ट्रेस देने पर उस क्रिस्टल में से करंट प्रोड्यूस हो जाती है, इसको पीजो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। जितना आप स्ट्रेस दोगे उतनी करंट ज्यादा से ज्यादा बनेगी। ओके, स्ट्रेस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। अब ऐसा होता क्यों है? इस इफेक्ट को, क्रिस्टल को तो हम बोलेंगे पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल, और इस इफेक्ट को बोलेंगे हम पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। पीजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। अब बात आती है ये इफेक्ट क्यों हो रहा है, इसका कारण क्या है? इसका कारण है मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट। इसका कारण है मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट। मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट इसका कॉज होता है। इस लाइन का क्या मतलब है? कौन कौन से क्रिस्टल इस कैटेगरी में आएंगे? तो इसमें आता है क्वार्ट्ज, लेड, जिरकोनेट। क्वार्ट्ज और लेड, जिरकोनेट पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल की कैटेगरी में आते हैं। अब कहना क्या चाहता हूं उस पर ध्यान दो। मॉलिक्यूलर डायपोल मूवमेंट, डोमेन्स इस तरह से होते हैं, ठीक है, ये प्लस और ये माइनस, तो ये डोमेन्स इस तरह से हुए, ये प्लस और ये माइनस डोमेन्स इस तरह से होने चाहिए। लेकिन जब आप स्ट्रेस देते हो, इनको पीटते हो, जैसे आपका ये एक पीजो इलेक्ट्रिक क्रिस्टल है और इसको आपने एक्सटर्नल सोर्स से जोड़ा, ठीक है, तो जब आप लगातार उसे मैकेनिकल स्ट्रेस दोगे तो ऐसी कंडीशन में इनके डोमेन्स एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे। ये प्लस, ये माइनस, इस तरह से ये डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज हो जाएंगे, प्लस ये माइनस, ये पर्टिकुलर डोमेन्स अरेंज हो जाएंगे एक ही डायरेक्शन में। जितना मैकेनिकल स्ट्रेस देते जाओगे इनके सारे डोमेन एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अरेंज होंगे। इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंटम की डायरेक्शन ये हो जाएगी, तो ये टर्मिनल पॉजिटिव हो जाएगा, ये टर्मिनल नेगेटिव हो जाएगा, और फिर इसमें से करंट बनना शुरू हो जाएगी, और वो करंट पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ भागना शुरू कर देगी। जितना आप मैकेनिकल स्ट्रेस देते जाओगे उतनी करंट बनती चली जाएगी। सुपर कंडक्टिविटी क्या है? सुपर कंडक्टिविटी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा जानकारी ले लें। तो सुपर कंडक्टिविटी क्या है उसके बारे में सुनिए। टेम्परेचर बढ़ाने से रेजिस्टेंस बढ़ता है, टेम्परेचर घटाने से रेजिस्टेंस घटेगा। जीरो टेम्परेचर अगर माना जाए तो रेजिस्टेंस जीरो हो जाना चाहिए। R इक्वल टू रो एल अपॉन ए। जब रेजिस्टेंस जीरो होगा तो रेजिस्टिविटी भी जीरो हो जाएगी। अगर हम बात करें कंडक्टिविटी की, किसकी? कंडक्टिविटी की, तो कंडक्टिविटी इक्वल टू 1 अपॉन रो। अगर रो जीरो है तो कंडक्टिविटी कैसी होगी? इन्फिनिटी। रेजिस्टिविटी जीरो है तो
कंडक्टिविटी इन्फिनिटी होगी। मतलब जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टिविटी जीरो होगी तो उसकी कंडक्टिविटी इन्फिनिटी हो जाती है और वो बेस्ट कंडक्टर की तरह काम करना शुरू कर देते हैं। इस तरह से होता है अरेंजमेंट। अब सबसे बढ़िया टॉपिक ये है, टेम्परेचर घटाने पर रेजिस्टेंस घटा और ऑलमोस्ट जीरो टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस लगभग जीरो हो गया, ऐसा सुपर कंडक्टर कहलाता है। मरकरी सुपर कंडक्टर है 4 केल्विन पर। तो जिस टेम्परेचर पर ये सुपर कंडक्टर की तरह काम करती है उसे हम ट्रांजिशन टेम्परेचर कहते हैं। 0.1 से 10 केल्विन के बीच में हम ट्रांजिशन टेम्परेचर मानते हैं। जैसे मरकरी 4 केल्विन पर सुपर कंडक्टर था, ऐसी और भी मटेरियल है जो कि 0.1 केल्विन से 10 केल्विन की रेंज में ट्रांजिशन टेम्परेचर शो करते हैं। मतलब इस टेम्परेचर पर वो सुपर कंडक्टर की तरह काम करना शुरू करते हैं। सुपर कंडक्टर जो मटेरियल है वो इलेक्ट्रॉनिक बिल्डिंग मैग्नेट के तौर पे और पावर ट्रांसमिशन में इनका प्रयोग किया जा सकता है। पावर ट्रांसमिशन के तौर पे इनका प्रयोग किया जाता है। ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर, सुपर कंडक्टर के लिए ट्रांजिशन टेम्परेचर की रेंज 0.1 केल्विन से 10 केल्विन तक मानी गई है। इससे ज़्यादा भी हो सकती है लेकिन हम नॉर्मल कंडीशन में 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच मानते हैं। मरकरी सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है 4.2 केल्विन पर। लेड सुपर कंडक्टर की तरह काम करती है 7.25 केल्विन पर। इसके अलावा प्लूटोनियम में Pu, कोबाल्ट, गैलियम ये सुपर कंडक्टर की तरह काम करते हैं 18.5 केल्विन, थोड़ा ज़्यादा हो सकता है। लेकिन नॉर्मली सुपर कंडक्टर की तरह काम 0.1 केल्विन से 10 केल्विन के बीच में ही पाया गया है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल है Tl2, कोबाल्ट 2, Ba2, कॉपर 2O10। ये एक मटेरियल है जो कि 125 केल्विन पर सुपर कंडक्टर की तरह काम करता है। ओके, सुपर कंडक्टर मटेरियल जो होते हैं उनका रेजिस्टेंस जीरो माना गया, तो H इक्वल टू होता है I²RT। जब R जीरो तो हीट भी जीरो। रेजिस्टेंस जब जीरो है तो उसमें हीट नहीं होगी, हीट लॉस नहीं होगी, नो हीट लॉस। जब हीट लॉस नहीं होगी तो ऐसा मटेरियल कभी हीट लॉस नहीं करता, तो ऐसे मटेरियल को हम कंप्यूटर वगैरह की चिप बनाने में यूज करेंगे जिससे उसकी स्पीड बढ़ जाएगी। वेरी हाई स्पीड इन कंप्यूटर प्रोग्राम। क्योंकि हीट लॉस नहीं हो रही है। पावर ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो जाएगा। पावर ट्रांसमिशन बहुत फास्ट हो जाएगा क्योंकि हीट लॉस नहीं होनी है। तो यह बात आपको थोड़ा ध्यान रखना होगा। जब हम टेम्परेचर, एक टॉपिक पढ़ना है मिशनर इफेक्ट, जो कि गिवन था, दिया गया था मिशनर और ऑर्चरफील्ड ने। अगर टेम्परेचर ज़्यादा दे देते हैं क्रिटिकल टेम्परेचर से या ट्रांजिशन टेम्परेचर से, मतलब एक नॉर्मल कंडीशन है, गर्म कर दिया आपने, जब आप गर्म करोगे तो क्या प्रैक्टिकल दिखेगा? ये है सुपर कंडक्टिंग मटेरियल। और जब आप गर्म कर दोगे टेम्परेचर ट्रांजिशन टेम्परेचर या क्रिटिकल टेम्परेचर से भी ज़्यादा रखोगे तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स हमेशा इस सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से पास होंगे। मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ना कुछ होगा, वो जीरो नहीं होगा अंदर। ठीक है, तो एक अट्रैक्शन फील्ड आया, एक तरह से अंदर से फील्ड जा रहा है, अंदर से लाइंस जा रही है, इसका मतलब अट्रैक्शन होगा। सुपर कंडक्टिंग मटेरियल अट्रैक्ट हो रहा है मैग्नेट के द्वारा।
लेकिन जब आप टेम्परेचर कम करोगे क्रिटिकल टेम्परेचर से, मतलब कूल करना शुरू कर दोगे, ठंडा करना शुरू करोगे, तो हमने देखा सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर से हमने ऐसे भेजा, ये ऐसे निकल गई लाइंस, हमने लाइन ऐसे भेजी, ये ऐसे निकल गई लाइंस, हमने लाइन ऐसे भेजी, ये ऐसे निकल गई लाइंस, हमने ये ऐसे भेजा, ये लाइन ऐसे निकल गई। मतलब सुपर कंडक्टिंग मटेरियल के अंदर ये मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स पास नहीं हुई, फ्लक्स नॉट पास्ड, ये कह लो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स नॉट पास थ्रू सुपर कंडक्टर मटेरियल। सुपर कंडक्टर मटेरियल के अंदर से पास नहीं हुई लाइंस, इसका मतलब अंदर मैग्नेटिक फील्ड जीरो हो गया। अगर मैग्नेटिक फील्ड जीरो है तो ये सुपर कंडक्टर की तरह काम कर रहा है, मतलब ये तो डायामैग्नेटिक हो गया भाई। इसका मतलब ये हुआ कि सुपर कंडक्टिंग मटेरियल मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो मैग्नेटिक लाइंस को रिपेल कर रहा है, बाहर जा रही है लाइंस, मतलब ये रिपेल कर रहा है। तो ये सुपर कंडक्टर मटेरियल टेम्परेचर लो करने पर मैग्नेट के द्वारा रिपेल होना शुरू हो जाएगा। तो सुपर कंडक्टर बिहेव परफेक्ट डायामैग्नेटिक, सुपर कंडक्टर बिहेव परफेक्ट डायामैग्नेटिक मटेरियल, ठीक है। तो मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सपेंड हो गई, मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स बाहर गई, मतलब मैग्नेटिक लाइन ऑफ फोर्स एक्सपेंड हो गई, बाहर एक्सपेंड हो गई, मतलब ये मटेरियल ठंडा करने पर मैग्नेट के द्वारा रिपेल होना शुरू हो गया।